मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक हुआ है। ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला हुआ है। रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह खुले आसमान में आप देख रहे हैं। जब आग लगी ऑयल रिफाइनरी में तो धुएं का एक बड़ा गुबार आसमान में दिखाई दिया। मॉस्को में ड्रोन अटैक हुआ है, रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है। ये तस्वीरें बताती है UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कि किस तरह से एक के बाद एक कई शहर और मॉस्को जो कि राजधानी है, राजधानी में अगर इस तरह के अटैक हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़े संकेत है कि यूक्रेन पलटवार कर रहा है और कई शहरों को एक साथ टारगेट कर रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, मॉस्को में ड्रोन अटैक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ऑयल रिफाइनरी को बनाया गया है निशाना। मॉस्को के लिए यह काफी अहम थी। रूस की सेना का ईंधन सप्लायर, रूसी सैन्य उद्योग का यह हिस्सा था। ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया गया, धू धू कर जल रहा है ये पूरा इलाका। ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है क्योंकि ऑयल रिफाइनरी को बनाया गया है निशाना। मकसद क्या है यूक्रेन का? रूसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करना, ईंधन की सप्लाई में रुकावट डालना, अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक का बदला लेना। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर महेश सचदेव सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, पहला सवाल आपसे, मॉस्को पर एक बार फिर हुआ है हमला, बदला उसके जवाब में बदला और उस बदले के जवाब में एक और बदला। यह सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा रूस यूक्रेन के बीच? समीर, ये सिलसिला लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय तक जरूर चलता रहेगा, क्योंकि रुस्तोव में आकर या फिर आप कह सकते हैं कि कुर्स्क में आकर बैठ जाना, बेलग्रोड में आकर बैठ जाना, ये यूक्रेन सिर्फ अपनी ग्राउंड फोर्सेस के लिए नहीं बैठा, वो लगातार यहाँ से ड्रोन अटैक करता रहेगा। और ड्रोन एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा आप कह सकते हैं ऑफेंसिव है, जिसको रोक पाना किसी भी देश के लिए पूरी तरीके से बिल्कुल कायम नहीं रहता, बिल्कुल तरीके से इसको रोक नहीं पाते। और रूस ये जानता है कि आप देखें पिछले 10 दिनों में अगर यूक्रेन की तरफ से आप अटैक देखें, हर रोज करीबन 15, 16, 18 इस तरीके से ड्रोन अटैक किए जाते हैं और ज्यादातर उनका जो टारगेट होता है वो रुस्तोव, खासतौर पे बेलग्रेड, कुर्स्क और जो देखें आपकी जो उनकी आर्थिक राजधानी है उनके आसपास रहता है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये खतरा, ये लगातार थ्रेट अब मॉस्को तक पहुंच चुका है और ये चलता रहेगा, क्योंकि देखिए एक ड्रोन एक ऐसा आप ऐसे कह सकते हैं कि हमला है, एक तरीके से ऑफेंसिव है, जिसको रोक पाना पूरी तरीके से किसी के बस की बात नहीं। लेकिन ये जरूर है कि रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्दी अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाकर अब कम से कम कुर्स्क से और बेलग्रेड से यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़ा जाए, क्योंकि अगर ये लंबे समय के लिए बैठ गए तो पूरे रूस के अंदर इनका जो थ्रेट है वो इसी तरीके से बना रहेगा। जी, बड़ी बात कह रहे हैं सुमित कि अभी इसी तरह के हमले बदस्तूर जारी रह सकते हैं और वार पलटवार देखने को मिल सकता है रूस यूक्रेन के बीच में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। मॉस्को के पोडोल्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। पोडोल्स्क को दहलाने की कोशिश की गई है। रात में यूक्रेन ने ये बड़ा अटैक किया है। और देखिए, मॉस्को के पोडोल्स्क में धमाके की गूंज सुनाई दी। यूक्रेनी ड्रोन ने यहां पर कई हमले किए। रूस ने हमले को नाकाम करने का हालांकि दावा किया है। तो मॉस्को के अलग अलग इलाकों को कैसे बनाया गया है निशाना, और एक बार फिर यूक्रेनी ड्रोन्स रूस को दहलाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। और ज़ेलेंस्की का रूस अटैक प्लान अब आपको बताने जा रहे हैं कि खबर क्या है, क्या अटैक प्लान बनाया जा रहा है। रूस के कई शहरों पर यूक्रेन का हमला, ये प्लान का पहला हिस्सा। रूस के बड़े शहरों पर रोजाना हमले हो रहे हैं। राजधानी मॉस्को पर कई बार हमले हो रहे हैं और मॉस्को के अलग अलग हिस्सों पर अटैक किया जा रहा है। तो प्लान इसी तरह से कि ताबड़तोड़ अटैक किया जाएगा। रूस के बड़े शहरों पर रोजाना हमले किए जा रहे हैं। अलग अलग हमलों पे रणनीति बनाई जा रही है अलग अलग जगहों पर, और राजधानी मॉस्को पर कई बार हमले हुए हैं। जितनी बार हमले होंगे यूक्रेन का मनोबल बढ़ेगा। इसी तरह का प्लान भी बनाने की कोशिश है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। ब्रिजेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ।
सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रहे हैं, ये जो ग्राउंड रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं, अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि यूक्रेन पर लगातार टारगेट कर रहा था रूस। ये इल्म नहीं था कि यूक्रेन इतना मजबूत हो जाएगा कि रूस के शहरों पर निशाना दागेगा, वो भी मॉस्को जैसे शहर पर, जो बड़ा शहर है। आपको क्या लगता है ये वॉर अभी कहां पहुंचा है, किस कंडीशन में है और यहां से क्या वॉर बढ़ेगा? निधि, ये वॉर अभी 919वीं दिन पे आ गया है और जैसा हम सब जानते हैं वॉर एक कोई सलूशन नहीं होता है प्रॉब्लम का। वॉर एक रास्ता दिखाता है डिप्लोमेसी का, बातचीत का। और हम ये देख रहे थे पिछले 2.5 साल से ऊपर तक एक स्टेटस को सा बना चला आ रहा था। ट्रेंच वॉरफेयर सदर्न ईस्ट यूक्रेन में, आर्मी दोनों एक जगह के सामने खड़ी हुई थी, छिटपुट हवाई हमले यूएवी के द्वारा चल रहे थे। तो ये देखेंगे कि ये जो शुरुआत पिछले महीने की जो इनिशिएटिव ली है ज़ेलेंस्की ने, कुर्स्क के ऊपर में एक हमला बोल दिया सरप्राइज करके रशियंस को, ये एक बहुत बड़ी चाल थी। इसके अंदर पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी थे जी। वो शायद इस प्रकार है। पहला, यूक्रेन का हाथ बंधा था लड़ाई में, वो सिर्फ डिफेंसिव वेपन सिस्टम का ही इस्तेमाल कर सकता था जो उसको नेटो से या रशिया से मिले थे। इस माहौल में उसने उसको नज़रअंदाज करके फोर्स किया एक ऑफेंसिव जाने का। उसके कई महत्वपूर्ण फायदे निकले। पिछले करीब 3 हफ्ते में अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे करके नेटो के जो देश हैं, या पोलैंड हो या डेनमार्क हो, वो इच्छुक हो रखे हैं कि हम भी इनके साथ में आ जाएं, इनकी सहायता करें और इनकी मदद करें। तो ये देखेंगे कि रशिया के खिलाफ अभी यूक्रेन ही नहीं है, ओपन में यूरोप के देश आ रहे हैं। तो ये एक तरह से एक सामूहिक गठबंधन बिल्कुल सर, सामूहिक गठबंधन है और इसका ही असर है कि उस ताकत के दम पर यूक्रेन अब मॉस्को को बड़े जख्म देने की तैयारी में है। यूक्रेनी ठिकानों पर भी Su-34 से हमले हुए हैं। कुर्स्क के बॉर्डर इलाकों में किया गया अटैक। यूक्रेनी सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर किया गया है हमला, यानी रूस की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। खास करके जो कुर्स्क के बॉर्डर इलाके हैं वहां पर यूक्रेनी सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया गया है निशाना। तो देखिए, कुर्स्क में जबरदस्त और विध्वंसक जंग चल रही है। कुर्स्क में यूक्रेन का ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। कुर्स्क में फ्रंट फुट पर यूक्रेनी सैनिक हैं। यूक्रेन की सेना यहां लगातार आगे बढ़ रही है कब्जे को बढ़ाने की कोशिश में। जवाबी एक्शन के बावजूद यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन की हर रणनीति कुर्स्क के अंदर अभी तक फेल साबित हुई है और यूक्रेन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। उल्टा कुर्स्क में 35 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन 90% इलाके पर कब्जे का दावा कर रहा है। 1300 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर उसने कब्जा जमा लिया है। करीब 100 रूसी बिल्डिंग्स पर भी यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं। किस तरह से राजेश कुमार साहब आप देखते हैं इस पूरी स्थिति को? और कुर्स्क में लगातार यूक्रेन बढ़त बनाए हुआ है। यूक्रेन की कोशिशों को नाकामयाब करने की जितनी भी कोशिश रूस की तरफ से हुई, अभी तक उसका कोई बहुत ज्यादा हासिल वसूल नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पर। देखिए, कुर्स्क में 3 एक्सिस पर यूक्रेन ने अटैक किया है। एक सुत्जा साइड, एक कोरोनोवो साइड और एक तीसरी एक्सिस पे है। लेकिन उसको अभी सुत्जा में जो सक्सेस मिली है वो बाकी जगहों में इतनी नहीं मिल पा रही है। हालांकि 1300 स्क्वायर किलोमीटर उसने ले लिया है। अब आपको देखना पड़ेगा कि जब उन्होंने अटैक किया तब ये पूरे कुर्स्क डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ कॉन्स्क्रिप्ट सोल्जर्स वहाँ पे थे। तो अब रेगुलर फोर्सेस धीरे धीरे वहाँ भेजी जा रही हैं। तो इसीलिए अभी सिचुएशन जो है तकरीबन स्टेबलाइज होने के कगार पे है। लेकिन ये जो यूक्रेन की जो रणनीति है वो इस तरह से है कि शायद रशियन फोर्सेस को ईस्ट से रीडिप्लॉय किया जाए और बाकी जैसे आपने कहा कि मॉस्को पे अटैक हो रहे हैं, दूसरे डीप अटैक्स हो रहे हैं। ये पूरा एक रणनीति है कि रशिया के जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड फोर्सेस हैं उनको डिस्पर्स किया जाए और उनको मजबूर किया जाए कि दूसरी जगहों को वो डिफेंड करें।
तो ये रणनीति मेरे हिसाब से कुछ हद तक कामयाब हुई है कुर्स्क में, लेकिन बाकी जगहों पर अभी तक रशिया ने कोई रीडिप्लॉयमेंट नहीं किया है। और जो डोनबास में है, जिस रेट से वो आगे बढ़ रही है, मेरे ख्याल से अगर उस रेट से बढ़ती रही तो अगले 2 हफ्तों में यूक्रेन की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनका पूरा लॉजिस्टिक्स सेंटर जो है वो रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही डेंजरस रणनीति है यूक्रेन की तरफ से। ऑल आउट मतलब ऑल इन काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है कि अगर इसको हार गए तो फिर आगे कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है यूक्रेन ने। हालांकि उनको सपोर्ट मिला है नेटो की तरफ से और दूसरी तरफ से। बिल्कुल, नेटो की तरफ से तो फुल सपोर्ट है ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यूक्रेन लगातार अब बड़े हमले कर रहा है रूस के खिलाफ। जेलेंस्की का नया दांव देखिए क्या है। पश्चिमी देशों से जेलेंस्की की अपील, लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत चाहिए, यह कहा गया है। रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिले। तो जेलेंस्की ने अपनी प्लानिंग को साफ कर दिया है कि अब सैन्य अड्डे जो रूस के हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। बड़े हमले की क्या प्लानिंग रची जा रही है आपको बताते हैं। सिलसिलेवार तरीके से रूस पर और बड़े हमले की तैयारी है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से मदद ली जा रही है। लंबी दूरी के हथियारों से अटैक की तैयारी की जा रही है। जेलेंस्की को चाहिए लंबी दूरी के हथियार भी, जो वो शुरुआत से मांग करते आए हैं। वॉर की शुरुआत से ही पहले से ज्यादा आक्रामक अब जेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में बड़ी बढ़त हासिल करने की तैयारी भी की जा रही है। अब बताते हैं आपको कि कहां कहां अटैक हो रहा है। देखिए, अटैक हो भी रहा है और प्लानिंग भी है कि यहां अटैक होंगे। हवाई अड्डे, जिसमें सैन्य हवाई अड्डे, बड़ी बिल्डिंग्स, खाद्य ठिकाने जो हैं, बड़े ठिकाने जो हैं, उन्हें उन पर निशाना साधा जा रहा है। महेश सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये तो ग्राउंड पर प्लानिंग समझ में आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कूटनीतिक चाल है वो भी है जेलेंस्की की तरफ से, जो रखी जा रही है कि लॉन्ग रेंज हमें हथियार दे दीजिए, उसके बाद इस युद्ध का जो है वो पेस और बढ़ जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि जेलेंस्की ने जो मांग उठाई है, तो जो अलग वेस्टर्न कंट्रीज हैं या मुल्क हैं अमेरिका जैसे, अमेरिका, जर्मनी जैसे, क्या वो मांगे मानने को रेडी होंगे? कुछ हद तक इसका असर मालूम पड़ रहा है, लेकिन मैं पहले कारण बताना चाहूँगा जिससे की वजह से यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने ये सब प्रकरण शुरू किया है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं 3 महीने के अंदर अंदर, और ये चाहते हैं कि उससे पहले एक निर्णायक दौर की लड़ाई हो जाए, जिससे कि नए राष्ट्रपति को इनका समर्थन करने में कोई बाधा ना आए या हिचकिचाहट ना हो। दूसरी तरफ पिछले ही हफ्ते नाटो यूक्रेन काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि लगता है कि ये फैसला किया गया है कि यूक्रेन को हरी बत्ती दी जाए, ताकि यूक्रेन हथियारों का ज़्यादा व्यापक तौर पर इस्तेमाल कर सके जो नाटो ने उनको दिए हैं। तीसरी बात जो है वो पीस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, जिसमें कि पिछले दिनों कुछ यूक्रेन की तरफ से इशारा भी आया था कि वे चाहते हैं कि भारत इस पीस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करे, और इसके एवज में प्रधानमंत्री ने बाइडेन से और पुतिन से भी दोनों से बात की है। देखना है कि भारत ये स्वीकार करता है कि नहीं करता है। उसके बाद चौथी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि पत्ते कुछ अपने हाथ में लेना चाहता है यूक्रेन, ताकि जब ऐसे निगोशिएशंस हों तो उसको खाली मांगने पर ही मजबूर ना होना पड़े, रूस के पास भी मांगने के लिए कुछ हो। तो ये कूटनीतिक तौर पर ये लगता है कि ऐसी शतरंज बिछाई जा रही है। ठीक है, बिसात ऐसी कुछ बिछाई जा रही है। भाई सर, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बिसात हो जिसमें उनका पलड़ा यूक्रेन का भारी नजर आए, और इसीलिए ये प्रेशर टैक्टिक्स है जो सामने रखी जा रही है पूरी दुनिया के सामने। एक बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन के सेलिदोवो में रूस का अटैक हुआ है। T-64BV टैंक को रूसी सेना ने निशाना बनाया है। गोला बारूद से इस पर बड़ा विस्फोट किया गया है। ये टैंक था जिस पर विस्फोट किया गया।
और देखिए इस बीच यूक्रेनी सेना पर रूस के पलटवार की खबरें सामने आ रही है। Mi-28 NM हेलीकॉप्टर से कुर्स्क में किया गया है हमला। कैसे, ये देखिए तस्वीरें। यूक्रेनियन फोर्सेस पर ये बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेन पर बड़ा पलटवार है और बन गया है नया प्लान। अब ये प्लान क्या है आपको बताते हैं। ब्रियांस्क से बेलगोरोद तक बफर जोन बनाने की तैयारी की जा रही है। अब देखिए ये जो युद्ध है वो एक नए पैमाने पर पहुंच गया है। सिक्योरिटी जोन बनाकर यूक्रेन के हमले रोके जाएंगे। हथियार, एयर डिफेंस, हजारों सैनिकों की तैनाती इसमें कराई जाएगी। जी हाँ, रूसी धरती पर यूक्रेन के हमलों को रोकने की ये प्लानिंग की गई है। बेलगोरोद, कुर्स्क, वोरोनिश में हमलों को रोकेगा रूस, और ये इस वक्त सही मायने में बहुत बड़ी चुनौती है। यूक्रेनी हथियार सप्लाई को भी काटने का प्लान है कि किसी तरह से इस सप्लाई लाइन को काट दिया जाए। एक साथ यूक्रेन के कई इलाकों में विध्वंसक हमले की तैयारी है। ओडेसा, खेरसोन, माइकोलेव पर मिसाइल अटैक की तैयारी है। खार्किव, पोल्टोवा में कामिकाजी ड्रोन से हमले की जा रही है। प्लानिंग यूक्रेन पर बड़ा पलटवार करने की प्लानिंग में रशिया भी नजर आ रहा है। रशिया के फ्रंट पर और क्या घटता हुआ, होता हुआ आप देख रहे हैं। सुमित, क्या इनपुट मिल रहा है इस जंग को लेकर रूस के फ्रंट से? देखिए रूस की स्ट्रैटेजी शुरू से ही क्लियर थी। वो अगर आप देखें, जब इसकी जंग की शुरुआत हुई थी, रूस कहता था कि हमारी जंग यूक्रेन से नहीं, नाटो से। इसलिए अगर आपने देखा कि ना सिर्फ डोनबास के इलाकों में, बल्कि उन्होंने जो 220 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन थी उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जिसमें ओडेसा और दूसरे इलाके थे, दूसरे जो इलाके थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अब रूस के लिए चुनौती बन गई है अपने खुद के इलाकों को सिक्योर करना। वो इलाके हैं मॉस्को, वो इलाके हैं कुर्स्क, वो इलाके हैं बेलग्रेड, और ये वो इलाके हैं, वो इलाका है रोस्टोव। और तो ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार यूक्रेन की तरफ से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अब रूस को ये लगता है कि अगर ये करना है तो आपको सबसे पहले कीव के साथ जो प्रोडक्शन लाइन है उन्हीं को काटना पड़ेगा, उन्हीं रसद की लाइनों को काटना पड़ेगा। आपको लगातार कीव के अलावा जो लवीव है, दूसरे जो इलाके हैं जहां पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यूक्रेन ने बना लिए, खासतौर पे मशीनरीज ने बना लिए हैं, उनको टारगेट करना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो रूस यही कर रहा है। पिछले कई दिनों से रूस का जो सबसे बड़ा टारगेट था वो उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो उनके कमांड कंट्रोल सेंटर थे, वो उनके लगातार पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की जो बैटरीज थी उनको लेकर अटैक किया गया, उनके डिफेंस मैकेनिज्म को तैयार किया गया। एक तरीके का आप देखें टिट फॉर टैट की स्ट्रैटेजी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। यूक्रेन भी उसी तरीके से उनकी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर रहा है। यूक्रेन भी लगातार रूस के जो आप कह सकते हैं कि मॉस्को के अलावा जो उनके इंडस्ट्रियल हब्स हैं उनको टारगेट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूक्रेन के पास लिमिटेड साजो सामान है, लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड सोल्जर्स है। और रूस की अगर बात कर ले, रूस अगर फैल गया, रूस लगातार बड़ा अटैक कर सकता है की पर। और रूस के पास एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बेलारूस। बेलारूस एक ऐसा तुर्क का बेलारूस एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ कीव को बल्कि नाटो के कई देशों को परेशान कर सकता है। और यही वजह है कि रूस सबसे ज्यादा फोकस इस समय अभी जो अटैक कर रहा है, जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, वो लवीव और कीव की तरफ ही कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए खार्किव में रूस का भीषण अटैक हुआ है। MLRS से रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के एम्युनिशन डिपो को उड़ा दिया गया है। खार्किव से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रूस ने भीषण अटैक किया है। ताजा हमलों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और एक और अहम खबर है, मैदाने जंग से सूमी में रूस का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन के सैन्य काफिले को यहां पर किया गया टारगेट। क्लस्टर बम से यूक्रेनी सेना पर कैसे किया गया अटैक, ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के सैन्य काफिले को सूमी के अंदर बनाया गया है निशाना। और अगली बड़ी खबर, खार्किव में रूस की सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूसी एयरफोर्स ने कई अटैक्स किए हैं एक साथ। और हालांकि रूस बड़े हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन रूस में कहां-कहां इस वक्त हमले कर रहा है, आइए आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि रूस में यूक्रेन का कहां-कहां हमला हो रहा है। तो सबसे पहले तो मॉस्को, उसके बाद बेलगोरोद आप देख रहे हैं, कुर्स्क, किरोव, रोस्तोव,
क्रीमिया और क्रास्नोदार, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक हो रहा है। ब्रिजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो इलाके हम दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि रूस के कई शहर टारगेट्स में, कई बड़े शहर टारगेट्स पर हैं, जिसमें लोगों के बीच भी एक दहशत है। लोग सबवेज में जा रहे हैं, अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, उनको अपनी जान बचानी है। अभी आपको लगता है कि ये सिचुएशन आएगी कि रूस ऐसा पलटवार करेगा कि यूक्रेन को अब ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश होगी, और उसमें कुर्स्क के अलावा भी इलाके हैं? जी बिल्कुल, पुतिन कोई चीज़ भूलते नहीं हैं, और पिछले महीने की जो कुर्स्क में जो इनकी ऑफेंसिव थी, वो उनको बहुत तमाचा जोर से लगा है, बौखलाए हुए हैं। मगर दिक्कत ये है, दोनों की तरफ सेनाओं में मैन पावर की भारी कमी है। जो सोल्जर्स, ट्रेंड सोल्जर्स हैं, मेल रिक्रूटेबल पॉपुलेशन, वही कम गया है। इसको देखते हुए ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हवाई हमले का या यूएवी का। यूएवी तो बहुत ही लो कॉस्ट ऑप्शन है। लोग ये भी कहते हैं अलीबाबा जैसे फर्म से आप यूएवी खरीद सकते हैं, मॉडिफिकेशन के साथ में उनको लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और इसका उपयोग दोनों ही देश कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो जो कर्स्क में जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद में ताबड़तोड़ बमबारी हुई है रशिया द्वारा। बिल्कुल। और 25 अगस्त को जो इनका नेशनल डे था, उन्होंने फिर काफ़ी ज़ोरदार हमले किए हैं, और आखिर में वो टारगेट कर रहे हैं पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी की। मालूम, लोग कहते हैं करीब 9 गीगावाट का पावर प्लांट कैपेसिटी इन्होंने कमज़ोर कर दिया है, हाइडल पावर नष्ट करके, और जितने थर्मल पावर प्लांट थे उसके। तो ये हुआ रशिया की तरफ से। यूक्रेन की तरफ से भी क्या करें, सैन्य तो है नहीं, सामान नहीं आ रहा है। तो पिछले 2-2.5 साल में उन्होंने थोड़ी बढ़ोतरी की है अपनी यूएई पे और ऑफेंसिव एयर की कैपेबिलिटी पे लिमिटेड वे में, और उसी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर जगह आप देखिए लगातार ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए जा रहे हैं। राजेश जी, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे क्या इस तरह के ड्रोन अटैक्स पर काबू पाने के लिए कोई रेमेडी, कोई इसका सलूशन रूस जैसे ताकतवर मुल्क के पास भी नहीं है? यूक्रेन के ड्रोन जो है 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर का सफर तय करके रूस के बड़े बड़े शहरों को निशाना बना रहे हैं, और रूस कुछ कर नहीं पा रहा है। यह अपने आप में बड़ी हैरानी का सबब है। देखिए, जब देश बड़ा होता है जैसे रूस है, तो उसको पूरे एरिया को कवर करने के लिए बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए। जो देश छोटा होता है उसको कम एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए अपने देश को बचाने के लिए। तो ये एक रणनीति जो यूक्रेन ने अपनाई है, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा देश है रशिया, सब जगह एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं लगाए जा सकते, तो इसीलिए ये ड्रोन्स जो हैं, जो वैसे भी डिटेक्ट करने में इनको तकलीफ होती है और इनको टारगेट करने में तकलीफ होती है, जैसे सुमित ने समझाया, तो ऐसा नहीं है कि सारे यूएवी अटैक्स को रोका जा सकता है। लेकिन जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अभी शिफ्ट करी है कि वो डेप्थ में जाके और रिफाइनरीज को जाके टारगेट कर रहे हैं, इससे ज़रूर कुछ असर पड़ रहा है रूस पर। और मेरे हिसाब से रूस को भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि किस तरह से इन हमलों को या अपनी जो क्रिटिकल एसेट्स हैं उनको बचाया जाए। तो मेरे हिसाब से कुछ अभी तक उन्होंने जो सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट करी है वो बॉर्डर पे की है, इंटीरियर एरियाज पे उन्होंने ज़्यादा नहीं किया है। आप उनके एयरफील्ड्स देखें, उन पे ब्लास्ट पेन्स या शेल्टर्स हैं नहीं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें टारगेट हो रही हैं और सक्सेस तो मिलेगा। देखिए, 10,000 ड्रोन अगर आप लॉन्च करेंगे, उसमें से अगर आपके 100 भी ड्रोन लग गए, तो मेरे हिसाब से काफी नुकसान जो है रूस को और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध का नया चैप्टर है, रूस यूक्रेन के बीच जंग का ये नया चैप्टर है। क्योंकि पहले तो रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा था, लेकिन अब बचना भी है और हमलों का सिलसिला जारी भी रखना है। इस बीच देखिए, बाबस्तोव में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है, यूक्रेनी आर्मी पर बरसाए गए हैं यहां पर बम। बाबस्तोव से यह अहम खबर, रूस के विध्वंसक हमले की तस्वीर सामने आई। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को जर्मनी से मिलेगी हथियारों की नई खेप। यूक्रेन को जर्मनी देगा IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन को नए हथियार पर जर्मनी ने मुहर लगा दी है। और यूक्रेन को मिलेगा विनाशक हथियार। आपको बता दें, जर्मनी से मिलेंगे ये नए हथियार, जर्मनी से मिलेंगे।
यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम, आइरिस-T जल्द मिलेंगे और कई खूबियों से लेस है ये आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम, जो युद्ध में जर्मनी की एक बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है। जी हाँ, युद्ध में जर्मनी जाहिर है बड़ा सहयोगी है। और क्या क्या मिलेगा? 26 वेक्टर टोही ड्रोन, 14,155 mm की शेल भी हासिल होने वाली है, 10 मानव रहित सरफेस शिप और 55,000 फर्स्ट एड किट, जिनकी बहुत ज्यादा और सख्त जरूरत है जंग के मैदान में। बंदूकें भी यूक्रेन को मिल रही हैं, आने वाले वक्त में भी इनका सिलसिला जारी रहेगा। यानी एक मैसेज तो बिल्कुल साफ है सचदेव साहब कि हथियारों की कहीं भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी, ये नाटो कंट्रीज ने बिल्कुल तय कर लिया है। ऐसे में बार बार यह आशंका होती है, जहन में आती है कि ये युद्ध तो फिर चलता ही रहेगा, नाटो कंट्रीज हथियार सप्लाई करते रहेंगे, यूक्रेन के कंधे का इस्तेमाल किया जाता रहेगा और फिर रूस और यूक्रेन जंग में ही रहेंगे फिर। जी, ये वॉर ऑफ एट्रिशन है और फिलहाल इसको एट्रिशन लेवल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह का निर्णय कम से कम टैक्टिकली लागू किया जा सके और उसके बाद पीस कॉन्फ्रेंस की जाए। तो इसमें जो जर्मनी का जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो नाटो की एक बड़ी शक्ति है, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसके पास हथियारों की काफ़ी खेप है जिसको कि वो और सप्लाई भी कर सकता है और बना भी सकता है। तो ये उसके लिए ज़रूरी है और बॉर्डर के वो सबसे करीब देशों में से आता है, सेंट्रल यूरोप के, तो इसलिए उसका अपना हित इसमें है कि यूक्रेन का युद्ध आगे पश्चिम की तरफ न फैले। दूसरी तरफ जो शुरू में यूक्रेन की लड़ाई को लेकर के चांसलर ओलाफ ने थोड़ा वो दिखाई थी, हिचकिचाहट दिखाई थी, वो हिचकिचाहट लगता है कि अब कम होती जा रही है। ख़ासतौर पे इसमें जब अमेरिका ने 10 महीने तक हथियारों की सप्लाई में कमी की थी कांग्रेस की प्रतिरोध की वजह से, तो जर्मनी और फ्रांस और यूके ने उसकी भरपाई की थी और यूक्रेन को सप्लाई जारी रखी गई थी। तो उसके बाद जब अमेरिका की सप्लाई भी दोबारा से शुरू हो गई है, F-16 भी कई देशों से आ रहे हैं, तो जर्मनी को इससे प्रोत्साहन मिला है कि वो जो पहले सप्लाई कर रहा था अमेरिका की बंदी के दौरान, वो उसका रूस ने कोई खामियाजा नहीं भुगतने को दिया है, इसलिए वो आगे भी करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन एयर मार्शल राजेश जी, आप थोड़ा बेहतर समझा पाएंगे दर्शकों को आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। देखिए, जर्मनी जो है वो उसका स्टेक अपना है बाकी मुल्कों के साथ और यूक्रेन के साथ, लेकिन आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम के पीछे क्या मकसद है और इसकी क्या खासियतें हैं, थोड़ा और विस्तार से अगर समझा पाएँ आप। तो आइरिस-T जो सिस्टम है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है और कम दूरी तक मारने की है और इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम है। इसकी मिसाइल जो है वो जहाज़ पे भी लगाई जा सकती है, तो इंटरचेंजेबल है ग्राउंड और एयर के बीच में। तो आइरिस-T जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। देखिए, आइरिस-T कमर्शियली इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। जर्मनी ने काफ़ी देशों को बेचने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों ने इसकी बजाय दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे SAM-7 वगैरह लिए, क्योंकि वो सस्ते थे। ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम है, तो पर इसकी कैपेबिलिटी जो है वॉर में काफ़ी सक्सेसफुल रही। जब शुरू में जितने भी हेलीकॉप्टर्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो रूस के थे उनके डॉनबास एरिया में काफ़ी मार गिराए थे, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था ये आइरिस-T। पर बाद में क्या हुआ कि मिसाइल्स ख़त्म हो गई यूक्रेन के पास और सिस्टम्स थे पर मिसाइलें नहीं थी। तो अब मेरे ख्याल से पीछे से प्रोडक्शन बढ़ा है और ये मिसाइल जो हैं और तैयार करके और
यूक्रेन को दी जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर इससे फ़र्क पड़ेगा रशियन एयर ऑपरेशंस के बीच में, स्पेशली हेलीकॉप्टर एयर ऑपरेशंस के लिए, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन हमने बात की अभी रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट की। अगली खबर दूसरे वॉर जोन से, इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं। गाजा के राफा टनल में मिले हैं 6 बंधकों के शव। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2 महिला और 4 पुरुष बंधकों के शव बरामद किए गए हैं। अमेरिकी नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग का भी शव बरामद किया गया है। हमास की कैद में थे ये सभी 6 बंधक। बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि इन तमाम बंधकों के घर वाले, इनके परिवार वाले इस आस में, इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि एक ना एक दिन ये हमास की कैद से रिहा होकर घर वापस जरूर आएंगे। लेकिन गाजा में अब इन 6 बंधकों के शव बरामद हुए हैं। जी हां, राफा टनल से जिन 6 लोगों का शव मिला है उनके बारे में आइए आपको बताते हैं। बहुत ही ज़्यादा भयानक ये बात है, और जो उनके नाम हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हर्ष गोल्डबर्ग उनका नाम है। जिन बंधकों के शव मिले हैं, ईडन यरूशलामी, आपको बता दें ओरी डानिन्यू, ये वो बंधक रहे जिन्हें बंधक बनाकर रखा हुआ था हमास ने, और इनके शव मिले हैं। आपको बता दें इसके अलावा जो नाम सामने आया है एलेक्स लोबानोव, कामिल गैट जिनका नाम आया सामने, जो बंधक मारे गए हैं और जिन्हें हमास ने बंधकों की हत्या की है एक तरह से क्योंकि इजराइल ये इल्ज़ाम लगाता रहा है। एक और जो शख्स है जो कि अमेरिका के, जिनका शव मिला है वो है अल्मोग सरूसी, इनके नाम सामने आ चुके हैं। बंधकों के शव मिले हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि बंधकों की हत्या पर इजरायली सेना का बयान भी सामने आया है। हमारे पहुंचने से कुछ समय पहले ही हत्या हुई है, ये इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है। आईडीएफ सैनिकों ने सुरंग से बंधकों के शव को ढूंढा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंधकों की हत्या पर इजरायली सेना का बयान सामने आया है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया हमारे पहुंचने से पहले ही हत्या कर दी गई। इससे पहले कि हम पहुंचे उससे पहले ही सुरंग में बंधकों की हत्या कर दी गई। तो देखिए, आईडीएफ की तरफ से जो बयान सामने आया है वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट पहलू इस पूरी जंग का, क्योंकि लगातार हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि बंधकों की रिहाई जल्द से जल्द मुमकिन होगी। लेकिन ब्रजेश साहब, बहुत दुखद खबर सामने आ रही है। उन 6 बंधकों की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि हमास की कैद में थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं हैं। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी गाजा के अंदर, उसमें इस बात की आशंका तो थी, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। ब्रजेश जी देखिए, ये एक बहुत ही मसला और ख़राब हो रखा है। वैसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है इजराइल और हमास के बीच में, या मिडल ईस्ट जो कहें उस एरिया में। तो एक तरफ हमास को मिलिटरली ख़त्म कर दिया था इन्होंने, और हिजबुल्लाह की तरफ इनका ध्यान था। तब तक पीस वार्ता हुई और उसमें गड़बड़ हुआ, हमास के लीडर मारे गए। तो इशू यहाँ सिंपल नहीं है और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, और ये हम लोगों के लिए घबराने का थोड़ा समय है, क्योंकि इसके सी ट्रेड, सुएज कैनाल का बंद होना, माहौल ख़राब होना, और एक और जगह जहां विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है ईरान और इजराइल की वजह से, उसके ऊपर में असर पड़ेगा। तो ये जो हमें शव मिले हैं, ये जो बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये तो होनी ही थी, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो हैं नहीं मिल पाए, बंधक नहीं रिहा हो पाए हैं। तो लगता है कि ये सिलसिला थोड़ा चलेगा, और ये जो मिले हैं इजराइल को और उत्तेजित करेगा, और शायद वो और पुश करेगा अपनी हार्ड लाइन। ठीक है रजेश जी, सारी कोशिशें नाकाम हुई। अब तक जितनी भी बातचीत हो रही थी कि बंधकों को छुड़ाया जाएगा, किस तरह से इस पीस टॉक को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सब कुछ विफल रहा और बंधकों की हत्या हो चुकी है। इनके शव बरामद हुए हैं और आईडीएफ ने बड़ा इल्जाम लगाया हमारे आने से पहले ही हत्या कर डाली हमास की तरफ से। एक और बड़ी खबर, बंधकों की हत्या पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति। जानकारी मिल रही है जो बाइडेन ने हमास को धमकी दे दी है, हमास को चुकानी होगी कीमत। ये जो बाइडेन की धमकी सामने आई है। बंधकों की रिहाई की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी।
लेकिन महेश सर, कितने बंधक हैं, कितने दिन लगेंगे, ऐसा कोई एक्शन प्लान दिखाई नहीं दे रहा। बेशक जो बाइडेन गुस्से में हैं, आक्रामक हैं इस ओर, और हो सकता है उनकी बौखलाहट भी सामने आए, लेकिन इजराइल को भी क्या ये पता है कि कितने एक्चुअली में संख्या है बंधकों की, कैसे छुड़ाया जाएगा, क्या प्लान है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनकी रणनीति ये रही है कि हमास पर जितना सैनिक दबाव होगा उतने ही बंधकों को की रिहाई ज़्यादा करीब आएगी। उसको मजबूर होना पड़ेगा बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करने के लिए। ये जो हत्याकांड हुआ है इससे ये झुटलाया जाता है, और मेरे ख्याल से इसका विपरीत असर होगा। जो बंधकों के जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके प्रियजन हैं, उनमें ये क्रोध की भावना आएगी कि इजराइल को ऐसी क्या पड़ी थी उनको ज़बरन रिहा कराने की, और समझौते की शर्तों में बार बार परिवर्तन करके इजराइल ने ये दिखाया है कि वो समझौते के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं है। कई चीज़ों में इजराइल ने बहुत प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। समझौता पहले जो अप्रैल में हो गया था, जो बाइडेन के इनिशिएटिव पर, उसमें नई नई शर्तें लगाई गई कि रफ़ा बॉर्डर पर इजरायली सेना रहेगी, फिलाडेल्फी कॉरिडोर बंद किया जाएगा इजराइल की तरफ से, और बीच में जो नार्जिम बॉर्डर है साउथ और नॉर्थ गाज़ा के बीच में, वहाँ पे भी इजरायली सेना रहेगी। जो बंधकों की एवज़ में जो फिलिस्तीनी नागरिक रिहा किए जाएंगे वो गाज़ा वापस नहीं आ पाएंगे, उनको और कहीं जा कर के बसना होगा। इस तरह की शर्तें लगाने की बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो सर ये 6 तस्वीरें, ये 6 लोगों की मौत की खबर सामने आना निश्चित तौर पर इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, और जाहिर है अमेरिका ने भी इस खबर को क्रोध से भर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।